हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज़ में अभी तक 33 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 34 है और आज हम बात करने वाले हैं एविडेंस एक्ट के अंदर बेस्ट एविडेंस रूल की। 3 गोल्डन प्रिंसिपल पे आपका इंडियन एविडेंस एक्ट बेस्ड है। सबसे पहला जो गोल्डन प्रिंसिपल है वो बात करता है बेस्ट एविडेंस रूल। बेस्ट एविडेंस रूल। सेकंड जो प्रिंसिपल है ये कहता है नो हेरसे एविडेंस, नो हेरसे। और थर्ड है अबाउट द रिलीवेंसी, ओनली रिलीवेंट फैक्ट्स या फैक्ट इन इशू से जो रिलीवेंट होंगे वही एविडेंस दिए जाएंगे। वहीं पे कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कहाँ पे आपका बेस्ट एविडेंस रूल दिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आपसे बहुत बार एक एमसीक्यू जुडिशरी के एडीपीओ का एग्जाम हो चाहे जुडिशरी का हो, पूछा जाता है कि वेयर बेस्ट एविडेंस रूल इज गिवन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर जो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आंसर इसका आएगा सेक्शन 91। सेक्शन 91 जो बात करता है वो बेस्ट एविडेंस रूल के बारे में कहता है। कुछ स्टूडेंट सेक्शन 60 को लेके कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन सेक्शन 60 सिर्फ ओरल एविडेंस की बात कह रहा है। देखिए, जब कभी भी आपके पास 2 एविडेंस है, यू हैव 2 एविडेंसेस। क्या क्या है? एक आपके पास ओरल एविडेंस, एक विटनेस है जिसने उसकी टेस्टिमनी है, और दूसरा आपके पास डॉक्यूमेंट है। ऑन विच एविडेंस यू विल रिलाई मोर, कौन से साक्ष्य पर आपको ज़्यादा विश्वास रहेगा? तो ऑब्वियसली जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसका जो है एविडेंसरी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमेशा बेस्ट एविडेंस जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना जाता है अगर वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल नहीं है तो सेकेंडरी दे दीजिए, सेकेंडरी का प्रोविज़न भी हमने पढ़ा है। सेकेंडरी नहीं दे पा रहे हैं तो भाई ओरल कब लिया जाएगा? जब आपका वो ना हो। ठीक है, तो अपने बेर एक्ट में आज हम सेक्शन 91 और 92 को डील करने वाले हैं। एम्बिग्यूटी वाले पार्ट से भी डील करता है, लेकिन एम्बिग्यूटी के पार्ट को हम कल की क्लास में डील करेंगे, क्योंकि सेक्शन 91 को अपने आप में समझना जो है वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले अपना बेर एक्ट खोलिए, सेक्शन 91। आज की क्लास हार्डली 15 से 20 मिनट की मैक्सिमम क्लास रहेगी। ठीक है, तो कल हम इसका एम्बिग्यूटी जो पेटेंट और लेटेंट एम्बिग्यूटी है उसके बारे में हम कल डील करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 91 खोलिए। व्हेन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ ग्रांट और ऑफ एनी अदर डिपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि कोई एविडेंस जब किसी, देखिए कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? रिटर्न में बनता है। आपकी जो ग्रांट होती है या कोई दूसरी डिपोजिशन है जो रिटर्न में बनाई गई है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं सेक्शन 91 को आप अपने हिसाब से हम पढ़ते हैं, इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें हम, तो कैसे इसके पार्ट्स बनाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होती है यहाँ पे कि जब कभी भी कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई ग्रांट हो या कोई अदर डिपोजिशन हो, अदर डिपोजिशन, डिपोजिशन है जहां कोई डिपोज करता है, किससे रिलेटेड हो? ये सारी की चीजें ऑफ प्रॉपर्टी है। ठीक है, हैव बीन रिड्यूस्ड इन टू द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, इन सब को 2 चीजों में किया गया हो। क्या किया गया हो? रिटन फॉर्मेट में डाला गया हो। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई ग्रांट या कोई दूसरी डिपोजिशन जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उसको रिटर्न किया गया हो, ये फर्स्ट बात है। सेकंड चीज क्या है कि लॉ ये चाहता है, ठीक है, लॉ ये चाहता है कि वो मैटर जो है वो रिटर्न में होना चाहिए। इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, कानून इस बात का है कि उसे रिटर्न डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लेके आओ। 2 कंडीशन है यहाँ पे। जब उस किसी कॉन्ट्रैक्ट को, ग्रांट को, डिपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को रिटर्न में वॉलेंटरली पार्टीज उसको रिटर्न फॉर्मेट में बनाती है, एक डॉक्यूमेंट बना लेती है। और दूसरा है जब लॉ ये कहता है कि उसे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में लेकर आओ।
तो वहां पे कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी या फिर उस मैटर के लिए जिसे लॉ ने कहा है कि वो होना चाहिए। एक्सेप्ट, कोई एविडेंस नहीं देंगे एक्सेप्ट, यहीं से आपका बेस्ट एविडेंस रूल निकलता है, इस एक्सेप्ट से, द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, या तो वो डॉक्यूमेंट खुद हो सकता है या फिर उसका जो है आपका सेकेंडरी एविडेंस, उसके कंटेंट्स को लेके जो सेक्शन 63 में आप पढ़ते हैं 1 से लेके 5 तक, वो सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे वो दिया जा सकता है। यानी कि बेस्ट एविडेंस रूल क्या कह रहा है कि भाई डॉक्यूमेंट या तो खुद में सबसे बेस्ट एविडेंस है, या वो नहीं है तो जो 63 की कंडीशंस है, एविडेंस एक्ट ने जो प्रोविजन दिए हैं वहां पे आप उसको सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे दे सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते। नो एविडेंस शैल बी गिवन, क्या वर्ड यूज हुआ है? शैल वर्ड यूज हुआ है। नो एविडेंस शैल बी गिवन, आप कोई एविडेंस नहीं दे सकते। समझ रहे हैं इस चीज को? इसके अंदर दो तो आपको एक्सेप्शन है, दो आपकी एक्सेप्शन है जो मैंने अभी अभी आपको बताई, 1 और 2। एक्सेप्शन क्या कहती है भाई? ये तो आपने रूल पढ़ लिया कि कोई कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, डिपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है जिसे या तो पार्टीज ने खुद से अपनी वॉलंटियर इच्छा से एक डॉक्यूमेंट बनाया है या कानून चाहता था कि जो डॉक्यूमेंट बने, ऐसी चीजों के लिए कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा सिवाय उस डॉक्यूमेंट के खुद के या उसके सेकेंडरी एविडेंस के। ये समझ में आ गया? अब एक्सेप्शन क्या क्या है? सबसे पहली एक्सेप्शन क्या कहती है कि जब कोई पब्लिक ऑफिसर, कोई भी पब्लिक ऑफिसर अगर उसके द्वारा रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग and when it is shown that any particular person has acted as such officer, the writing by which he is appointed need not to be proved। जिसके द्वारा उसे अपॉइंट किया गया उस राइटिंग को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? आपको ध्यान होगा, पहले हम सिर्फ एक्सेप्शन 1 की बात कर लेते हैं। हमने जब 76 किया था सर्टिफाइड कॉपीज को लेके, ठीक है, कौन सर्टिफाइड कॉपी देगा, वही हमने 79 में सेल्फ प्रिजम्पशन पढ़ा था उन सर्टिफाइड कॉपीज का जो किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा दी जाती है, पढ़ा था ये हमने। वहां हमने एक मैक्सिम पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा। कौन सी मैक्सिम थी वो? ओमनिया प्रिजुमेंटर राइट इसी एक्टा। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी एक्ट किए गए हैं वो प्रिज्यूम किए जाएंगे कि सही किए गए हैं। वट एवर हैज बीन डन इज प्रिज्यूम टू बी करेक्ट। जो भी कार्य किया गया वो सही किया गया पब्लिक सर्वेंट ऑफिसर के द्वारा, और यही बेस बनती है आपकी फर्स्ट एक्सेप्शन का। फर्स्ट एक्सेप्शन का बेस यही बनती है जहां पे आप जो एविडेंस का बेस्ट एविडेंस रूल है उसकी एक एक्सेप्शन बन जाती है। अब यहीं पे सेकंड एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन 2 क्या कहती है? एक्सेप्शन 2 कहती है कि विल से रिलेटेड। देखिए, जब भी कोई विल एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया में बी प्रूव्ड बाय दी प्रोबेट। प्रोबेट क्या होता है? ये वर्ड आपने पहले पढ़ चुके हैं। आप में से कमेंट करें कौन बताएगा कि ये वर्ड पहले हम कहां पढ़ चुके हैं। प्रोबेट आपने पढ़ा था सेक्शन 41, जहां आपने कॉन्क्लूसिव प्रूफ पढ़ा था। प्रोबेट, एडमिरलिटी, मैट्रिमोनियल, इंसॉल्वेंसी, 4 तरह के ऐसे जजमेंट थे जो जजमेंट इन रेम होते हैं। प्रोबेट एक प्रोसेस होती है, जुडिशियल प्रोसेस, जहां पे उस विल को का एक्चुअल मालिक कौन है ये कोर्ट के द्वारा बताया जाता है। यानी जब कोर्ट उसके ऑनर को क्या कर देता है कि भी आप इसके ऑनर हैं। प्रोबेट की डेफिनेशन अगर आपको वैसे पढ़नी है तो प्रोबेट की डेफिनेशन आपको कहाँ मिलेगी? जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है ना हमारा, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, उसका एक डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 2, उसका क्लॉज F, वहां पे प्रोबेट को डिफाइन किया गया है। अंडरस्टूड? तो प्रोबेट क्या होती है? एक सर्टिफाइड जजमेंट की कॉपी होती है कोर्ट के द्वारा, जो विल के अंदर उसके ऑनर को क्या करती है? डिक्लेयर कर देती है। एग्जीक्यूशन ऑफ विल इसको आप कह सकते हैं। और इसी एक्सेप्शन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस भी यहां पे लिख लीजिए आप, केस लो जरूर लिख लिया करें।
शुभु नायडू वर्सेस वरदाराजू नायडू 1947। ठीक है, तो प्रोबेट अगर विल्स हैं तो उनको क्या है, वो प्रोबेट से प्रूव की जा सकती हैं विल। यानी कि देखिए एक्सेप्शन को ध्यान से समझिए, एक्सेप्शन 2 क्या कह रही है कि आपको विल प्रूव करनी थी। क्या प्रूव करनी थी? विल प्रूव करनी थी। आपने एविडेंस क्या कहा? सेक्शन 91 क्या कह रहा है कि नो एविडेंस कैन बी गिवन विदाउट एक्सेप्ट दिस डॉक्यूमेंट इटसेल्फ और इट्स सेकेंडरी, इसकी कॉपी भी दी जा सकती है, लेकिन प्रोबेट के थ्रू इसको प्रूव किया जा सकता है। अगर प्रोबेट है तो क्या है, वो जजमेंट इन रेम है, इट इज ए कॉन्क्लूसिव प्रूफ, नो एविडेंस विल बी गिवन। ये कहां से ड्राइव हुआ है? सेक्शन 41 से ड्राइव हुआ है। अंडरस्टूड? तो सेक्शन 91 में 2 एक्सेप्शन और 3 एक्सप्लेनेशन भी है। 3 एक्सप्लेनेशन है, 1, 2 एंड 3। अब एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है? The section applies equally to the cases in which the contract, grant, deposition of property referred are to contained in one document and to cases in which they are contained in more document than one। ये क्या कह रही है कि भाई मान लीजिए कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट 1 पेज में है या कॉन्ट्रैक्ट आपका 10 पेज में है, तो ये सबके ऊपर लागू होगा, ये सभी पे लागू होगा। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है? वेयर देर आर मोर ओरिजिनल देन वन ओरिजिनल नीड टू बी प्रूव्ड। ये कह रहा है कि अगर एक से ज़्यादा ओरिजिनल कॉपी किसी चीज़ की है तो आप एक को प्रूव कर दो, दूसरा अपने आप प्रूव हो जाएगा। और थर्ड एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट वट एवर ऑफ ए फैक्ट अदर देन द फैक्ट रेफर्ड टू दिस सेक्शन शैल नॉट प्रिक्लूड द एडमिशन ऑफ ओरल एविडेंस एज टू द सेम फैक्ट। किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई स्टेटमेंट दी गई है किसी फैक्ट की, जो फैक्ट इसमें बताए गए उनको छोड़ के, क्या क्या बताया गया? कॉन्ट्रैक्ट को, ग्रांट को, डिपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी या कोई मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन रिटन फॉर्मेट। 4 चीजें हैं इसके अंदर। ये प्रिक्लूड नहीं करती हैं कि ओरल एविडेंस वहां ना लिया जाए उस फैक्ट का। अंडरस्टूड? ये आपकी एक्सप्लेनेशन 3 है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसको हमेशा सेक्शन 92 के साथ पढ़ना है। सेक्शन 92 के अंदर 6 प्रोवाइजो दे रखे हैं, 6 प्रोवाइजो है। इसी सेक्शन का एक्सप्लेनेशन है, इसी की एक्सटेंशन है। सेक्शन 91 का ही एक्सटेंशन है सेक्शन 92। 6 प्रोवाइजो में से एक एमसीक्यू आपका 100% आता है। आज की क्लास को हम बहुत छोटा रखेंगे, कल हम 92 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज बस ये है कि रूटीन नहीं टूटना चाहिए था, इसलिए हमने सेक्शन 91 को डिस्कस कर लिया है। कल हम इसको अच्छे से डील करेंगे। सो आज की क्लास के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि हम क्लास को थोड़ा जल्दी समाप्त कर रहे हैं। सो वी विल सी यू टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यार मुझे मेल कर यार अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो। वीडियो को लाइक कर दिया है तो दोस्तों शेयर भी कर दें और कॉमेंट जरूर करें, और प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं आपको कल सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।